हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्निग्धा केशरवानी। और हम जो अभी क्लासेस इसमें देख रहे हैं वो ACF का फॉरेस्ट रेंजर का जो वैकेंसी है उसकी हम क्लास यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं बायोलॉजी ले रही हूँ इसमें, और आज हम देखेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि विटामिन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ये भी इसमें है। तो मैं आपको जब बताते जाऊंगी उसमें बीच बीच में आपको मैं ये भी बताते जाऊंगी कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं, कौन से पॉइंट पे आपके क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मीन्स कि बॉडी को, कोई भी एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनकी अपनी बॉडी को सेल रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए होती हैं जो बॉडी को एनर्जी दे रही है, बॉडी बिल्डिंग का काम कर रही है, जिनमें की मेन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें जो बॉडी में हम लेते हैं और उनसे बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ, तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन मीन्स प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल, आप सभी जानते हैं, पढ़े हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपनी बॉडी में ही फूड का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण। एक चीज़ और कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम वाले, कुछ इंग्लिश वाले हैं, तो आपको बायो में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश का ही हिंदी में लिख देता है देवनागरी लिपि में, उसका हिंदी वर्जन नहीं देता है। जैसे ये होलोफिटिक है तो उसको होलोफिटिक हिंदी में ही लिख देगा, आपको वनस्पति सदृश नहीं लिखेगा, क्योंकि वनस्पति सदृश लिखने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा प्लांट लाइक न्यूट्रिशन है। तो वो होलोफिटिक इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी। तो कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि इंग्लिश ही वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, इसलिए हमको ज़्यादातर ध्यान देना, और इंग्लिश ईजी भी पड़ेगा आपको हिंदी की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या होता है? प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, प्लस 6 H2O प्लस 6 O2 ऑक्सीजन यहाँ से ये रिलीज करता है। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ये पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं और कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस में, दोनों सेम है। और यही चीजें हैं जो दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में गैस का बैलेंस बना के चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है। तो ये हो गया आपका होलोफिटिक न्यूट्रिशन। सेकंड जो है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। इसको हम प्राणी समभोजी पोषण भी कहते हैं। प्राणी समभोजी पोषण, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था कि इसमें से होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी होलोजोइक लिखा था और हिंदी में भी होलोजोइक ऐसा ही लिखा हुआ था। तो ये आपको हिंदी वाला जो है वो कई बार नहीं दिया रहेगा, इसलिए हमको इंग्लिश ही लिखना है। ठीक है, तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल कैसे न्यूट्रिशन करते हैं? 5 स्टेप में होगा ये, सभी एनिमल में ये होते हैं। उनके प्रोसेस भले ही अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि इनमें सब स्टेजेस हैं। पहला है इंजेशन, अंतर्ग्रहण, खाना बॉडी में लेना। दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ
एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। इंजेशन मीन्स खाना बॉडी के अंदर लेना, इसको हम अंतर्ग्रहण भी कहते हैं। ह्यूमंस कैसे खाते हैं? हाथ है, हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट माउथ से लेते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन किसी न किसी विधि से न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। सबसे पहले अंदर ले लिए। सेकंड कि हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है, जो एंजाइम्स हैं, वो उनका डाइजेशन करते हैं। मतलब डाइजेशन मतलब कि जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, उसको ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड कि ये जो सिंपल फॉर्म है मीन्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा तब हमारा बॉडी उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो ये हमारा ब्लड बॉडी एक्सेप्ट करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड के थ्रू या अदर जो लिक्विड मटेरियल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, इनके थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है, वहाँ पे जाएगा और वो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये एनर्जी जब प्रोड्यूस करता है उसके साथ ही साथ इन्हीं मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सिंथेसिस करता है। तो ये जो सिंथेसिस करना है अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो उनको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स स्वांगीकरण। और लास्ट में है इजेशन। इजेशन मीन्स कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद सारा न्यूट्रिशन तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या बचा? वेस्ट प्रोडक्ट बचा। यूरिया, आर्जिनिन, क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा वाटर और ये कुछ मिनरल्स, कुछ ड्रग्स, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बहिष्करण कहते हैं हिंदी में उसको, ये इजेशन कहलाता है। तो ये 5 सब स्टेजेस हैं कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन मेन 2 हो गया आपका, होलोफिटिक न्यूट्रिशन प्लांट लाइक जिसे हम ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन में सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एनिमल्स के साथ साथ मैमल्स तक जितने भी हैं वो सभी आपके इसमें आते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का पूरा एलिमेंट्री कैनल हम जब पढ़ते हैं तो किस किस पॉइंट पे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आते हैं इसमें से। तो 3 आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। सैलिवरी ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथि, लीवर यकृत जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है पैंक्रियास। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। दूसरा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स में हमको क्या क्या देखना है, सबसे पहले है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स माउथ के अंदर का जो पार्ट है जिसमें आपके टीथ आएंगे, टंग्स आएंगे और ये सैलिवरी ग्लैंड यहीं पे आएगा। तो टीथ और टंग के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल में देखना है क्योंकि टीथ से भी क्वेश्चन आते हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ। टीथ का जो फॉर्मूला है, सेटअप है, वो पूरा यहाँ पर आएगा। दूसरा है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो ये फूड पाइप आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ईसोफेगस जो हमारा नेक वाला जो रीजन है, गले की जितनी लंबाई है वहाँ से जो खाना अंदर जा रहा है, तो वो जो ट्यूब है उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद है स्टमक। तो स्टमक में हम देखेंगे कि ये जो हमारा ह्यूमन स्टमक है जे शेप का है और यहाँ पर इसके 4 पार्ट है, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो इसके बारे में हमको देखना है और यहाँ पर कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहे हैं, यहाँ पे कौन से सेल हैं जो पेप्सिन, रेनिन, ये गैस्ट्रिक जूस HCl सिक्रीट करते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के जस्ट नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये सी शेप आप देख रहे हैं, फिर ये जेजुनम और ये रस्सी जैसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, मुड़ी हुई कुंडलित स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है डिओडिनम, ये जेजुनम और ये वाला पोर्शन है इलियम। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर जुड़ा होता है ये भाग कहलाता है सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम। ये जो पोर्शन है ये आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और साथ ही साथ एक और वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, क्या काम करता है, या ये अब जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन से अवशेषी अंग है, अब इसका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये भी हमको नोट करना है। कुछ ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि विशेष कुछ कैरेक्टर को है उनमें, या कुछ विशेष फंक्शन है, या फिर वो कोई एक्सेप्शन है, कोई अपवाद है अलग से हट करके, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं। तो यहाँ पे हमको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स देखना है। तो ये आपका पूरा जब हम अभी डिस्क्राइब करेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। चलिए तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स हैं आपके, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियास और लीवर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? फेस में जो सलाइवा जो यहाँ पर बक्कल कैविटी में जो सिक्रीट हो रही है, तो अगर हम एक ह्यूमन स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बना कर देखें, ये हमारा बक्कल कैविटी वाला पोर्शन है, टीथ और टंग जहाँ पर पाए जाते हैं। तो 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, एक यहाँ पर होती है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड, दूसरा अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में होती है जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, और तीसरा जो है वो लोअर जॉ के पास पाई जाती है, इसे हम कह रहे हैं सब लिंगुअल। ये तीसरा, तो ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। और ये सभी जो हैं एक डक्ट के द्वारा अपने सलाइवा जो है ये आपके माउथ में सिक्रेट करते हैं। तो 3 पेयर्स इस साइड, 3 इस साइड, 3 इस साइड, तो 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एंजाइम भी है। सलाइवा में 98-99% जो है वो वाटर होता है, उसके बाद जो 1 से लेके 1.5% उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम किसका डाइजेशन करते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 पेयर्स जो सैलिवरी ग्लैंड है। फर्स्ट है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के जस्ट नीचे ये वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये याद रखना है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है एक डक्ट के द्वारा, एक डक्ट या एक नली, ये जो ग्लैंड है इस ग्लैंड में जो बन रहा है सिक्रीशन, सलाइवा या लार हम कहेंगे, वो एक नली के द्वारा हमारे माउथ में ओपन होता है, तो वहाँ पर सिक्रीट हो रहा है। तो ये जो है ये कौन से डक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। तो ये है स्टेंशंस डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, लार सिक्रेट हो रहा है, उसको ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? स्टेंशंस डक्ट कहलाती है। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। और पैरोटिड में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे जो एंजाइम बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। तो ये जो है पैरोटिड, ये टाइलिन एंजाइम यहीं से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पैरोटिड। सेकंड है सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में यहाँ पे ये पाई जाते हैं, और ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये वॉटसन डक्ट के द्वारा सिक्रीशन करता है।
थर्ड है सबलिंगुअल। लिंगुअल मीन्स टंग, टंग के जस्ट नीचे पे ये ओपन होते हैं और इसे डक्ट्स ऑफ रिविनस, इनके द्वारा ये सलाइवा को हमारे जीभ के नीचे सिक्रीट करते हैं। तो ये जो तीनों ग्लैंड हैं, तो इनमें सबसे लार्जेस्ट है पैरोटिड, और सबलिंगुअल जो है ये है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये है स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमको। तो ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड हैं जो कि क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम। इसमें जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम होता है। एंजाइम स्पेशली कौन सा एंजाइम है, ये टाइलिन। टाइलिन को एमाइलेज भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। ये टाइलिन किसका डाइजेशन करता है, ये टाइलिन जो है ये स्टार्च जो हम खा रहे हैं, जो कि आलू में है, चावल में है, जो स्टार्च हम खाते हैं, और स्पेशली याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि पके हुए स्टार्च, चावल जब पक गया, आलू जब हमने उबाल लिया, पका लिया, तो वो जो स्टार्च है उसका डाइजेशन टाइलिन करता है, स्पेशली पके हुए स्टार्च का डाइजेशन करता है। हम फिजियोलॉजी जब इसकी देखेंगे तब देखेंगे कि ये कैसे उसको तोड़ता है, ठीक है। तो टाइलिन को याद रखेंगे। सेकंड है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। तो लाइसोजाइम जो है और थायोसाइनेट ये हमारे भोजन में, पानी में, हवा के द्वारा माउथ के अंदर बक्कल कैविटी में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, उनको ये किल करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे भोजन को सड़ने से बचाते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन का मतलब भोजन को चबाना, पीसना, उसमें लार मिलाना, ये नहीं है। डाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस में जो एंजाइम है, वो एंजाइम उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिंपल फॉर्म है जिसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आते हैं। यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ये डाइसेकेराइड बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तब ये क्या करते हैं, ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर जब किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में, मीन्स ग्लूकोज में, तभी ये हम इसको डाइजेशन कहेंगे। और ये जो डाइजेशन है मीन्स सिंपल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो रहा है वो किसी न किसी एंजाइम के थ्रू ही होगा। तो एंजाइम वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइलिन इसका काम करता है। तो बक्कल कैविटी में ही हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा, पीएच, आपको कुछ एक चीज़ों का पीएच याद रखना है। जैसे सलाइवा है, ये पैंक्रियाटिक जूस है, इसका पीएच हो गया। ब्लड का है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं बताते जाऊंगी आपको। तो ये हो गया आपका सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल, ठीक। सेकंड आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास कहाँ पर है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टमक के जस्ट नीचे ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है पैंक्रियास, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और ये जो पैंक्रियास है ये एक डक्ट के द्वारा कहाँ पर ओपन हो रहा है, ये जो सी शेप हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिओडिनम, डिओडिनम में ये ओपन हो रहा है। किसके साथ, लीवर के साथ ही साथ यहाँ पर एक लीवर से एक डक्ट आ रही है, और ये भी एक पैंक्रियास से जो डक्ट आ रही है, ये दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं और इनके द्वारा ये डिओडिनम में ओपन होते हैं। मीन्स लीवर से, बाय गॉल ब्लैडर से यहाँ पर बाइल जूस भी आ रहा है, और पैंक्रियास से या अग्नाशय से पैंक्रियाटिक जूस कहाँ सिक्रेट हो रहा है, डिओडिनम में। तो ये जो पैंक्रियास है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैंक्रियास जो है ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। ये मैं यहाँ पर लिख दूँ, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहलाता है, देखिए ग्लैंड जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में। एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी डक्टलेस ग्लैंड है जिसमें कोई नली नहीं होती है, जैसे कि थायराइड गले में होती है, सब कॉमन है, सब समझते हैं उसको। थायराइड है,
थाइमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। ये हार्मोन्स विदाउट डक्ट, बिना डक्ट के ये कहाँ जाती हैं? ब्लड में जाती हैं और ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स जहाँ पर उनको काम करना है वहाँ तक ये ब्लड के थ्रू जाती हैं। तो ये कहलाते हैं हार्मोन्स और इनसे जो सिक्रेट होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा जो है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट वाली ग्रंथि होती है, नली होती है, जो अपना एक सिक्रेशन जो उसमें से जो बनता है उसको रस को स्रावित करता है, एक निश्चित अंग तक एक नली के द्वारा जाता है और वो जो रस जा रहा है जूस उसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये डक्ट वाली नलिका है। तो कुछ जो ग्लैंड्स हैं वो पूरे आपके एंडोक्राइन हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कुछ जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं। लेकिन पैंक्रियास जो है वो हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर, ये जो है, ठीक है। तो ये हम इसके बाद देखेंगे। तो ये लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी का, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका पैंक्रियास या अग्नाशय। और अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, इसको हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या ये मिश्रित ग्रंथि है। और ये दोनों चीज़ें सिक्रेट करती है, हार्मोन्स भी सिक्रेट कर रही है और एंजाइम भी। और इसमें से जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और एंजाइम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में हमारे। इसका पीएच क्या होता है? 7.5 to 8.3, मतलब थोड़ा सा क्षारीय होता है ये। और 24 आवर्स में, एक दिन में 1500 ml जो है ये जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, पैंक्रियास। तो इसमें जो सिक्रेशन जो हो रहा है एक्सोक्राइन पार्ट से क्या सिक्रेट हो रहा है और एंडोक्राइन पार्ट से हम देखेंगे। एक्सोक्राइन पार्ट में ये जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास की जो स्ट्रक्चर बस एक जस्ट ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ। ये पैंक्रियास का अगर हम टीएस अगर हम ले तो वहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये कहलाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है AC9, ठीक है। ये इस तरह से AC9 पूरे चारों तरफ इसके एक सेल के इसमें इस तरह से ये पाए जाते हैं, ठीक। और जो बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला बीच वाला पोर्शन ये कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के सेल इस तरह से मिलेंगे। यही जो सेल है ये वाला जो पोर्शन है ये एंडोक्राइन पोर्शन है और ये बाहर वाला जो AC9 है ये एक्सोक्राइन पोर्शन है। तो ये AC9 जो होते हैं ये एंजाइम सिक्रेट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि आपके पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक अमाइलेस, लाइपेस, पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि आगे प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट करने में और फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एंडोक्राइन पार्ट्स हम देखेंगे। तो एंडोक्राइन पार्ट्स कौन सा है इसका? ये बीच वाला है ना, जिसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें 1 to 2%, बाकी ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये होता है इसमें 98%, ठीक है। तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल होती हैं। इन डिफरेंट टाइप्स के सेल को हम कहते हैं, ये अल्फा सेल हो गया, ये बीटा सेल हो गया, ये डेल्टा सेल हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो तीनों सेल हैं, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लूकेगॉन, ये क्या काम करता है हम देखेंगे। बीटा सेल इंसुलिन से आप सभी समझते हैं क्या है ये। इंसुलिन जो है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड का। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ठीक है। तो ये इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्ट से। और तीसरा है डेल्टा सेल, ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन, ठीक। तो ये जो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकेगॉन क्या करता है?
पहले हम इंसुलिन को देखते हैं। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन जब हमने खाना खाया, डाइजेस्ट किया और डाइजेस्ट करने के बाद जब उसका अवशोषण होता है तो ये जो है अवशोषण होता है तो ये कहाँ चली जाएंगी? ये इसको मिटाऊं, ये चली जाती हैं हमारे ब्लड में और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में। ब्लड में जब ये जाती हैं तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में स्टोर रहता है? एनर्जी जो है कैलोरी के फॉर्म में। तो ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जितना हमने खाया, यूज़ किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन जो है, इंसुलिन की सहायता से हमारा बॉडी उसे क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जिसे हम सिंपल फैट भी कह सकते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे मसल्स में, हमारे स्किन के लेयर के नीचे वहाँ पर स्टोर कर देता है। ठीक, लेकिन ये इंसुलिन अगर होगा जितना चाहिए तो ये ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। अगर इंसुलिन की कमी हो रही है, बॉडी सिक्रेट नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो ये ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड से हटेगा नहीं, वो ब्लड में ही रहेगा। तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल जो है ये बढ़ जाएगा और इसी को हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक, सेकंड, जब हमने खाना नहीं खाया है, फास्ट है, फास्टिंग है या और ऐसा कुछ काम है जिस वजह से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होती है? ये ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। अब कमी हो गई फिर भी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो कहाँ से हमको एनर्जी मिलेगी? यही जो ग्लाइकोजन है जो बॉडी में स्टोर्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी सहायता से? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स की सहायता से ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और हमारे ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो ये जब ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में आती है, ब्लड उनको सेल तक पहुंचाता है और सेल उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हमारा काम जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा अभी सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियास। पैंक्रियास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, 1500 ml सिक्रीट करता है जूस ये 24 आवर्स में, और इसमें जो हार्मोन्स भी बन रहे हैं इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इनको हमको स्पेशली ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे लीवर। चलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पर लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी स्टमक के जस्ट साइड में पाया जाता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा। और ये जो लीवर है ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो 2 लोब की बनी होती है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये बीच में एक पार्टीशन होता है। ठीक है, ये जो लीवर है इसके जस्ट नीचे आपको गॉल ब्लैडर मिलेगा और ये लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें से ये एक है, ये बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस क्या है? जिसको हम पित्त रस भी कह रहे हैं, और ये पित्त रस जो है बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये बाइल जूस जो है एक्चुअली में ये पीले और हरे रंग का मिश्रित एक प्रकार का द्रव होता है जिसमें 2 प्रकार के पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये पिगमेंट जो है ये एक तरह से हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है। ये यहाँ से सिक्रीट होके हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि मैंने बताया था पहले कॉमन डक्ट है, यहाँ से बाइल जूस भी आ रहा है लीवर से और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। तो जो कॉमन डक्ट है इसको हम कहते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो इस डक्ट के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जूस सिक्रीट करता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज़ याद रखना है कि लीवर जो है इसमें से जो सिक्रेशन होता है, जो जूस सिक्रीट हो रहा है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। मतलब लीवर जो है वो हमारे डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता है, बल्कि लीवर के दूसरे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी हैं। ठीक है, तो ये जो है लीवर यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसका वेट हम देखते हैं 1.5 kg है। बाइल जूस सिक्रीट करता है, इसका pH होता है 7.4 to 7.6, पित्त रस जिसे हम कहते हैं, और ये 500 ml एक दिन में
ये भी कभी कभी पूछ लेता है कितना जूस सिक्रेट कर रहा है एक दिन में, तो ये 500 ml आपको एक दिन में बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, अब इसके पहले जो मैंने आपको पैंक्रियास में जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का फंक्शन बताया था, वही यहाँ पर भी इस लीवर में होता है। किसके थ्रू? उस इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन्स के हेल्प से। तो ये जो है प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में वही होता है कि जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ग्लाइकोजन में। ये कहाँ होता है? लीवर में होता है। और किसके इसमें होता है हेल्प से? तो इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको स्पेशली आप याद रखेंगे इस टर्म को, ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी की जिसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये भी सेकंड प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, पैंक्रियास से जो ग्लूकेगॉन सिक्रीट हो रहा है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है उसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? ग्लूकेगॉन। ये हार्मोन्स के प्रेजेंस में ये फंक्शन होता है। कहाँ हो रहा है? लीवर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये दोनों टर्म्स को आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। विटामिन ए सिंथेसिस करता है, स्टोर करके रखता है लीवर। विटामिन B12 स्टोर करके रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ये हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। ब्लड प्रोटीन जो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर इनका फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हिपेरिन। हिपेरिन का सिंथेसिस लीवर में होता है। हिपेरिन यहाँ पे बनता है, समझिए। तो हिपेरिन क्या है? हिपेरिन भी ब्लड प्रोटीन है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखेंगे। हिपेरिन का काम क्या है? ये हमारे ब्लड को बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं होने देते हैं। लिक्विड फॉर्म में रहता है तब वो इजी सर्कुलेट होता रहता है। जब हमारा ब्लड किसी भी एक्सीडेंट के कारण या डैमेज हो जाती है हमारी सेल, जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तब हमारा ब्लड क्या होता है? क्लॉट होता है। तो वो एक प्रोसेस है, हम देखेंगे आगे जाके इसको जब हम ब्लड के बारे में और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो वहाँ पर जो है हम उसको देखेंगे क्लियर। अभी हमको याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। और हिपेरिन जो है ये क्या है? ये ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो ये सभी लीवर के फंक्शन हैं। अब हम इसके बाद आते हैं आपका सेकंड वाला जो पोर्शन है। पहला ये था आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें हमने देखा सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियास एंड लीवर। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले है बक्कल कैविटी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले है ये जो हमारा माउथ वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। ये जो बक्कल कैविटी है, जहाँ पर आपको 3 स्पेशल ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। एक तो सैलिवरी ग्लैंड है जो हम देख चुके हैं, दूसरा टीथ और तीसरा है टंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बक्कल कैविटी में टीथ। जब भी टीथ के बारे में आएगा, देखिए साइंस में वही टर्मिनोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आप अगर समझते हैं, याद रखते हैं, तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें टीथ में हम 3 वर्ड लिखते हैं। एक है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट इसे हम कहते हैं विषम दंती। दूसरा है डाइफायोडोंट, द्विबार दंती। और तीसरा है थीकोडोंट, इसे हम कहते हैं गर्त दंती। ठीक है, तो
ये तीन जो टर्म है इसको आपको याद रखना है। हेट्रोडोंट विषम दंती का मतलब है कि हमारे जितने भी दांत हैं वो सभी एक समान नहीं है, सब अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं और इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं, जिसमें कि हम देखते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। 4 प्रकार के बॉडी में हमारे बक्कल कैविटी में दांत हैं। ये चारों दांत, इनका फंक्शन अलग अलग है और ये अलग अलग टाइम पर ये इनका ओरिजिन भी होता है, ये भी हम देखेंगे इसमें। तो हेट्रोडोंट का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी दांत हैं 32 वो बराबर नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है द्विबारदंती। हमारे लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में दांत 2 बार आते हैं। एक बार जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो उसमें दांत आने स्टार्ट होते हैं और ये लगभग 2.5-3 साल 4 साल तक भी चलता है। ठीक, किसी में थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो ये कंटिन्यू दांत आते रहते हैं, इसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। और ये जब दांत फिर से टूटने स्टार्ट होते हैं 7-8 साल की एज में, और उसके बाद जब ये टूटकर नए जो दांत आते हैं इसे हम कहते हैं परमानेंट टिथ। और ये परमानेंट टिथ जो हैं ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अगर किसी कारण से ये टूटते हैं तो उसकी जगह फिर दोबारा दांत नहीं आते। तो ये जो है परमानेंट टिथ और मिल्क टिथ, पहले मिल्क टीथ आएगा और उसके बाद फिर एक परमानेंट सेट ऑफ टीथ का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 बार हमारे जीवन में दांत आते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइफायोडोंट। बहुत से मैमल्स हैं जिनमें कि कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग उनमें जो है टीथ घिसते रहता है, नए आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 2 बार ही दांत आते हैं। तीसरा है थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स गर्तदंती। हमारे जो दांत हैं वो मसूड़े में धसे हुए हैं। 3 पोर्शन हम टिथ का अगर हम देखें, ये है हमारा गम्स, अगर ये इसको हम गम्स मान लें तो ये है मसूड़े के ऊपर, ये हमारा टिथ, और ये टीथ का जो निचला पोर्शन है इस तरह से काफ़ी गहराई में धंसा हुआ होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारे मसूड़े या गम्स और ये है हमारे बोन्स। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्राउन, ये कहलाता है नेक, और ये लास्ट वाला जो है जो बोन्स में धंसा होता है इसे हम कहते हैं रूट। तो हमारे दांत जो है वो आसानी से टूटते नहीं हैं, वो काफ़ी गहराई तक मसूड़े और बोन्स के अंदर धंसे हुए हैं। तो इन्हें हम, ऐसे दांतों को हम कहते हैं थीकोडोंट। ठीक है, तो ये तीनों जो टर्म्स हैं इनको हमको याद रखना है। जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी एक भी दे सकता है कि ह्यूमन के टीथ कैसे हैं, हेट्रोडोंट, होमोडोंट, ब्यूनोडोंट, लोफोडोंट, कई दे सकता है ऑप्शन। लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों सेट देते हैं। कैसे सेट? आपको दे देगा हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट, थीकोडोंट। सेकंड दे देगा होमोडोंट, मोनोफायोडोंट, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट, ब्यूनोडोंट, ऐसे करके आपको दे देगा। तो आपको और कुछ याद नहीं रखने हैं, मतलब 3-3 ऑप्शन इस तरह से देंगे, एक में तीनों रहेगा आपका, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट और थीकोडोंट। तो ये वाला जो सेट रहेगा इसी को, ऑप्शन को आपको ओके करना रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों को आपको याद रखने हैं। हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर के टीथ होते हैं। कुछ एक एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग है, फिशेस हैं, इनमें होमोडोंट होते हैं। इनके सारे दांत एक प्रकार के, एक आकृति के होते हैं और ये पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं जो कि शिकार को पकड़ने के काम आते हैं बस, और ये इनसे चीविंग वगैरह का कोई काम नहीं होता है। तो ये एक प्रकार के दांत होते हैं, तो इन्हें हम होमोडोंट कहते हैं। तो ह्यूमंस में क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। और दांत की जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 भाग होते हैं, ऊपर का क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे दांत हैं उसका फॉर्मूला क्या है, डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं चाइल्ड में, इनमें क्या होते हैं। तो पहले तो दांत कितने प्रकार के हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। छोटे बच्चों में जो इंसाइजर हैं ये होते हैं 2x2। 2x2 का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपने जॉस को देखें, ये हम बनाते हैं, ये माउथ ओपन इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सामने की तरफ यहाँ पर
ये बच्चों में दांत सबसे पहले जो आता है, ये वाले जो सामने के जो टीथ होते हैं ये कहलाते हैं इंसाइजर। तो हम इसको 20 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये लोअर जॉ, अगर हमने लोअर जॉ लिया तो लोअर जॉ के आधे दांत इधर आधे दांत इधर, तो इंसाइजर कितने हो गए, यहाँ पर 2, और वैसे ही ऊपर में इंसाइजर कितने हो गए, 2 इस साइड। तो हम इसे लिखते हैं 2 × 2। ठीक है, सेकंड है कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं, तो कैनाइन होते हैं यहाँ पर 1। कैनाइन में यहाँ पर एक थोड़ा सा नुकीला दांत जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, एक इधर, वैसे ही इधर भी पाया जाएगा। हम इस जो फॉर्मूला जब देखते हैं उसमें ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर एक अपर जॉ में, एक लोअर जॉ में। ठीक है, प्रीमोलर्स जो होते हैं, प्रीमोलर्स बच्चों में नहीं पाए जाते, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। प्रीमोलर्स जो है टिथ बच्चों में एब्सेंट होते हैं। ठीक, और मोलर्स जो हैं, मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स होते हैं आपके यहाँ पर 2, 2/2, 2 यहाँ पर और ये 2 ये यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल जब हम देखेंगे तो कितने टिथ हो गए यहाँ पे बच्चों में, ये हो गया 2, 1 और 2, 5 अपर जॉ के एक साइड में, 5 लोअर जॉ के एक साइड में, दूसरे साइड में भी 5 × 2 करेंगे तो ये हो गया 10 और 10 मीन्स 20। तो टोटल कितना टीथ जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है वो होता है 20। इनमें 20 दांत होते हैं जिनमें कि इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1 होता है, प्रीमोलर एब्सेंट और मोलर भी 2/2 होते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है बच्चों में कितने। डेंटल फार्मूला कैसा है तो हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं 212 2102, ये आप याद रखिए। तो आपको 5 है ऊपर और नीचे लोअर जॉ में, और जस्ट अपोजिट में भी 5 5 10, यानी कि 10 और 10 हो गए कितने, 20। तो ये हमको याद रखने हैं। अब जो यंग स्टेज के जब होते हैं धीरे धीरे बाद में, ये सारे टीथ क्या हो जाएंगे, ये टीथ जो है ये मिल्क टीथ है, ये झड़ेंगे तो बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। तो बड़ों में जो है वो टीथ कैसा होता है, इंसाइजर उनमें भी होते हैं 2, कैनाइन्स होते हैं 1, प्रीमोलर जो है यहाँ पर 2 प्रीमोलर अपर और 2 प्रीमोलर लोअर जॉ के एक एक साइड में बनते हैं, और मोलर जो हैं वो होते हैं 3 यहाँ पर। ठीक है, कितने हो गए, 3 5 8 अपर के एक साइड में, एक नीचे के एक साइड में × 2, तो ये हो गए आपके टोटल 32। ठीक है, × 2 हम कर देते हैं इसको। तो ये हमको याद रखना है, डेंटल फार्मूला है 2 1 2 3। तो ये टोटल मिला के हमारे होते हैं 32 टीथ। तो ये आपको याद रखना है कि बच्चों में कौन से टीथ जो हैं वो एक बार ही आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कितने टीथ एक बार ही आते हैं, 12 टीथ हैं जो एक ही बार आएंगे। क्यों एक बार आएंगे, क्योंकि ये 20 तो जब टूट जाते हैं तो वापस फिर से आते हैं, लेकिन 32 टीथ होते हैं। तो 32 में से 12 जो है वो बाद में आते हैं, जिसमें कि 2 प्रीमोलर के हो गए और 1 मोलर का हो गया। ठीक है, तो 2 और ये 2 इस साइड, तो 4 और 4 और अपर अपोजिट साइड में हो गए 8। और मोलर कैसे होंगे आपके, ये जो अगर हम देखें ये हमारा लोअर जॉ है, तो ये हो गए 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, ये 2 प्रीमोलर और ये 3 मोलर। ठीक है, तो ये 2 प्रीमोलर बच्चों में नहीं थे, बड़ों में ये 2 इधर आए 2 इधर आए, 2 मोलर आए थे यहाँ पर पहले, लेकिन बड़ों में हम देखते हैं कि एक जो है जिसे कि हम विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ा भी कहते हैं, ये जो अक्कल दांत जो होते हैं ये बाद में आते हैं, कभी कभी 25 साल 28 साल में भी आते हैं। तो एक यहाँ पर होगा, एक ये यहाँ पर लास्ट में होगा, तो 1 और 1 कितने हो गए, ये जितने इधर उतने ही इधर भी होंगे। तो ये 2 और 1, फिर यहाँ पर भी 2 और ये 1, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके 12। ठीक, तो 12 जो टीथ हैं वो जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं।
ठीक है। और बाकी जो है ये सेकंड टाइम फिर से अपीयर होते हैं, कब? जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, ठीक। तो ये हमको याद रखना है, टीथ में बच्चों में कितने होते हैं, बड़ों में कितने होते हैं, और ये हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे बक्कल कैविटी में एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं टंग। टंग जो है हमारे बोलने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टंग बोलने के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं उसको मिलाने में, चबाने में हेल्प करता है, उसमें सलाइवा मिलाने में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट होती हैं, उसको भी सलाइवा को उसमें भोजन में मिलाता है। इसके अलावा हमको स्वाद का जो ज्ञान करते हैं जिसको हम गैस्ट्रेटरी ऑर्गन कह सकते हैं, तो ये जो है ये टंग का काम है। अगर हम जो अपने टंग को हम देखें तो ये हमारी जो जीभ है गुलाबी कलर की होती है, ये पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है जबकि सामने की तरफ से ये फ्री होती है, ठीक है। और किससे जुड़ी होती है, यहाँ पर हमारे टंग के नीचे जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हायोइड एपरेटस। ये एक प्रकार का बोन्स है जिसके ऊपर हमारी जीभ जो है वो स्थित होती है, सदी हुई होती है। तो ये जो हमारी टंग है इसको मैं इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि सामने से फ्री है, क्योंकि फ्रॉग में अगर हम देखें, फ्रॉग में, कैमिलियन में कुछ एक एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें टीथ सामने की ओर जुड़ी होती है और पीछे की ओर फ्री होती है। तो ये अपने टीथ को जब ओपन करते हैं तो इस तरह से पलट के करते हैं, तो इनकी टीथ जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है। अपने इंसेक्ट हैं जो खाने का इनका शिकार है, भोजन है, उसको पकड़ने के लिए ये काफ़ी दूर तक अपनी जीभ को बाहर फेंक सकते हैं और अपने भोजन को ले लेते हैं। तो हमारा जो जीभ है, टंग है, वो सामने की तरफ से फ्री होगा। अब ये क्या करता है, ये जो है ये इसमें विभिन्न प्रकार के पैपिली मीन्स बहुत ही स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते। इस तरह से अगर हम देखें तो ये इस तरह से पैपिली जो है वो हमारे टंग में पाई जाती है। ये पैपिली होती है डिफरेंट टाइप्स की, 4 टाइप्स की पैपिली जो है वो पाई जाती है, और यही पैपिली अलग अलग स्वाद का, टेस्ट का ज्ञान हमको कराती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि कहाँ पर टंग के किस पोर्शन में हमको किस टेस्ट का ज्ञान हमको महसूस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो सबसे ये टर्मिनल एंड जो है सामने का, यहाँ पर मीठा या स्वीट का हमको ज्ञान होता है, ठीक है। खाते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पूरे मुंह में उसका स्वाद आ रहा है, लेकिन ये कुछ एक ऐसी पैपिलीज हैं जिसके हिंदी में हम उसको कहते हैं सूत्र कहते हैं। तो ये जो पैपिली हैं ये अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके जस्ट पीछे ये वाला जो पोर्शन होता है जीभ का, यहाँ पर हमको साल्ट, नमक का ज्ञान होता है, ठीक है। और जब हम पीछे पोर्शन में जाते हैं, ये वाला जो है यहाँ पर सोर, खट्टे का हमको अनुभव होता है। और जो इसका सबसे लास्ट वाला, जो हमारे टंग के लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर बीटर या कड़वे टेस्ट का हमको ज्ञान होता है। और एक चीज़ यहाँ पर दिया होता है कि ये जो जीभ का जो बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हमको जिंजर, गार्लिक, इन सभी के जो है टेस्ट का अनुभव होता है। तो इसमें किसी शायद व्यापम के किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि स्वीट का अनुभव हमको जीभ के किस पार्ट में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो सबसे सामने की तरफ मीठा, उसके बाद दोनों साइड साल्ट, फिर सोर, खट्टा, और सबसे लास्ट में टंग के लास्ट पोर्शन में हमको कड़वे का या बिटर का अनुभव होता है। तो ये है हमारा टंग। तो बक्कल कैविटी में हमने देखा, बक्कल कैविटी में टीथ का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला टीथ का, और जो है ये टंग। इसके अलावा हमने सैलिवरी ग्लैंड भी देखा था। तो बक्कल कैविटी में जो सैलिवरी ग्लैंड है वो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे माउथ में जो डाइजेशन है हमारे एलिमेंट्री कैनल में, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक।
इसके बाद सेकंड पोर्शन है, ये हमारा हुआ ये पहला बक्कल कैविटी, दूसरा है ईसोफेगस। सेकंड ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप ये सिर्फ एक पाइप है जो कि हमारे माउथ से भोजन को हमारे स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ये हमारा स्टमक है, तो ये हमारे नेक रीजन से, चेस्ट से होकर के हमारे स्टमक तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर स्पेशली याद रखना है कि कोई भी डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर सिक्रेट नहीं होते, कोई भी जूस यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसीलिए हम इसको सिर्फ फूड पाइप कहते हैं। हम रेस्पिरेटरी में देखेंगे कि जो सांस नली हमारी, उसको हम विंड पाइप कहते हैं, वो सिर्फ गैस को, जो भी गैस एटमॉस्फेरिक गैस है, उसको हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो है ये सिर्फ हमारे भोजन को माउथ से निकाल के ये जब हम अंदर की तरफ करते हैं तो ये यहाँ से होते हुए स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ये कैसे पहुंचेगा नीचे तक? क्योंकि हमारे माउथ में टंग वगैरह से लेकर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं। हमारी वॉलंटरी मसल्स, ऐच्छिक पेशियाँ जो हैं, हमारी इच्छा पर जो डिपेंड करती हैं, काम करती हैं, वो हैं। हम खाना जब एक बार अंदर कर लेते हैं, उसके बाद ये खाना अपने आप आगे की तरफ सरकते जाता है, ईसोफेगस में होते हुए स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये कैसे जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा। और ये जो है मूवमेंट जिसके द्वारा ये होती हैं, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या हम इसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। ये जो क्रमानुकुंचन गति है ये क्या होती है? क्योंकि ईसोफेगस का जो इंटरनल पोर्शन है वो काफ़ी हाईली फोल्डेड होता है इस तरह से, और इनमें एक प्रकार की वेव या तरंग गति उत्पन्न होती रहती है जो कि यूनिडायरेक्शनल है। कभी भी ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। मतलब खाना जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ, ये एक लहर, एक वेव्स उत्पन्न हो रही है जो कंटिन्यू इस तरह से भोजन को नीचे की तरफ सरकाने का काम कर रही है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को आप याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो किस गति के द्वारा खाना हमारे एलिमेंट्री कैनल में आगे बढ़ता है? तो ये है पेरिस्टाल्सिस गति, मूवमेंट, ठीक। तो ये ईसोफेगस में जो हमारा खाना है वो यहाँ से होते हुए, ये ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुँचाया जाता है, और ये यहाँ पर कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है, ये स्पेशली हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड, ईसोफेगस। क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है तो ये कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, स्टमक। थर्ड है स्टमक। स्टमक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। वहाँ पे हम देख रहे हैं ये ईसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है, ये इस प्रकार से जे शेप का स्ट्रक्चर है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये है स्टमक। स्टमक में 4 पार्ट हैं। ये वाला है फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। ये 4 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। और ये जो इसका ये घुमाव जो दिख रहा है, कर्वेचर, इसको हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और ये वाला जो हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं लेजर कर्वेचर। तो ये जो पार्ट है स्टमक का, यहाँ पर 2 हमको वॉल्व दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। 2 वॉल्व होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये ईसोफेगस से खाना आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ईसोफेगस और ये जो कार्डियक वाला पोर्शन है, यहाँ पर कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि एक वॉल्व का काम करते हैं। जब खाना ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये खाना वापस ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। कुछ एक केसेस में अलग होता है, जैसे कि वॉमिटिंग हुआ, या छोटे बच्चों में ये स्फिंक्टर, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो बच्चों में बर्थ के समय डेवलप नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, कुछ मंथ के जब ये होते जाते हैं तब वो आगे डेवलप होते हैं।
उनमें से एक आपका ये भी है स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर छोटे बच्चों में नहीं होता, इसलिए बार बार वो मिल्क को वॉमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है कार्डियक स्फिंक्टर और पीछे की तरफ यहाँ पर पाया जाता है पाइलोरिक वाले पार्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि हमारा जो भी हम खा रहे हैं फूड पार्टिकल्स हैं वो इस स्टमक में लगभग 3 to 5 आवर्स घंटे यहाँ पे हमारा खाना होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब खाना वहाँ पे रुकेगा तभी वहाँ पर जो एंजाइम है वो अपना काम कर पाएंगे। अगर खाना वहाँ पर रुकेगा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आधे घंटे रुका फिर वो तुरंत यहाँ चला जाएगा, तो ये एंजाइम जो है यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो उन पर कैसे काम करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे। तो इसलिए हमारे स्टमक में खाने को, फूड को लगभग 3 to 5 आवर्स रुकना बहुत ज़रूरी है। ये हम देखेंगे क्योंकि हम मिल्क भी लेते हैं तो मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में है, वो जल्दी वहाँ से पास आउट हो जाएगा। तो मिल्क को हमारा बॉडी क्या करता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इस पूरी प्रोसेस को हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो ये जो स्टमक है हमारा है जे शेप का स्टमक है और इसके अंदर स्टमक में इनर लेयर जो इसकी होती है, ये स्टमक के इनर साइड पे हम देखते हैं, हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो बहुत सारे इसमें लेयर पाए जाते हैं सेल के। तो ये जो अंदर की जो लेयर होती है इनमें सेल पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर सेल, ग्रंथिल कोशिकाएं। ये जो ग्लैंडुलर सेल हैं इनमें से कुछ एक सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। कुछ एक हैं जैसे कि ये वाला है, ये ऑक्जेंटिक सेल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करेगा और कहाँ डाल देगा, सिक्रेट करके उसको स्टमक में दे देगा। दूसरी है चीफ सेल है। चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिन और रेनिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे कुछ एक सेल होती हैं इसके इनर लेयर में जो कि डाइजेस्टिव ये सेल हैं जो जूस सिक्रेट करती हैं और ये जूस को स्टमक में सिक्रेट कर देती हैं जहाँ पर कि हमारा खाना होता है, ठीक। अब इसमें से हम देखेंगे कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसिड हमारे स्टमक के इनर लेयर को भी डैमेज कर सकता है। तो एसिड का काम क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पहले हमने देखा था सलाइवा में क्या होता है कि वहाँ पर जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं वो पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह अगर माउथ में आ जाते हैं तो उनको वो किल कर देते हैं। वहाँ से भी बच के अगर वो हमारे स्टमक तक पहुँच जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जर्म्स को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, पहला। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन को, ये बैक्टीरिया वगैरह को जब ये मार देता है तो भोजन को हमारे सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ना नहीं है, उसका डाइजेशन होना है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये भोजन को सड़ने से बचाता है। और तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है कि ये जो जूस सेक्रेट हो रहे हैं, पेप्सिन, रेनिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन जो ये इसका फॉर्म है वो इनएक्टिव है। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि जब हमारे स्टमक में खाना नहीं है और ये जूस सेक्रेट कंटिन्यू हो रहे हैं तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करेगा। तो वो जो जूस हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब खाना वहाँ पर जाता है तब वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनको एक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो पेप्सिन प्रोटीन पर फंक्शन करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर जो जूस सिक्रेट हो रहे हैं कौन से सेल हैं, ऑक्जेंटिक सेल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती हैं, और चीफ सेल कहलाती हैं जो पेप्सिन और रेनिन। स्पेलिंग याद रखेंगे रेनिन का, क्योंकि एक और रेनिन होता है जो किडनी में पाया जाता है। यहाँ पर जो रेनिन है वो RENNIN, ये रेनिन जो है वो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टमक है। अच्छा, एक चीज़ और, स्टमक में अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा खाना आ रहा है उस खाने को क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये,
हमने माउथ में बक्कल कैविटी में देखा सलाइवा मिला, हमने खाना को चबाया, उसमें लार मिला, और ये जो सलाइवा है जिसको कि हम अंदर निगलते जाते हैं, ये जो है इसोफेगस में जब हम डालते हैं, इस खाने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, जब ये खाना ये बक्कल कैविटी से होकर के हमारे स्टमक में आ जाता है, इस स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है बक्कल कैविटी से। अब यहाँ पर जो खाना है वो कंटिन्यू क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है इनर लेयर की, और वो कंटिन्यू उसमें भी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती रहती है, ये हिलते रहते हैं। तो उस पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के कारण जो जूस सिक्रीट हो रहा है वो इस भोजन में जूस भी मिलते जा रहा है, साथ ही साथ वो जो भोजन है हमारा वो एक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पेस्ट है जिसमें कि सलाइवा मिला हुआ है, जो कि जिसमें स्टार्च का कुछ डाइजेशन हो चुका है, और जिसमें कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम मिल गए हैं, ऐसा जो हमारा पेस्ट है खाने का ये कहलाता है काइम। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो काइम है, कहाँ पर के खाने को काइम कहा जाता है, ये याद रखना है। ये है जो कि सेमी डाइजेस्टेड फूड है, पेस्ट के फॉर्म में है, जो कि स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में जो खाना है जो आधा पचा हुआ एक गाढ़े पेस्ट के रूप में है, इसे हम कहते हैं काइम। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे स्टमक के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो खाना स्टमक में था, ये 5 घंटे रुकने के बाद प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में स्पेशली। वो होने के बाद वो जो खाना है एक पेस्ट के फॉर्म में रहता है, जो कि थोड़े थोड़े इसके रूप में उसके थोड़े थोड़े से ग्रुप में ये क्या होता है, यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से होकर के इस डिओडिनम में डाला जाता है। ठीक, तो ये जो डिओडिनम सी शेप का जो डिओडिनम है, इसमें पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आ रहे हैं। यहाँ पर स्टमक में क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो फूड का मीडियम एसिडिक होता है। जब खाना पाइलोरिक स्फिंक्टर से होकर डिओडिनम में आता है तो डिओडिनम में क्या हो जाता है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये बेसिक मीडियम के होते हैं, तो ये फूड का मीडियम बेसिक कर देता है, और कुछ एंजाइम जो बेसिक मीडियम पर काम करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज है, ट्राइमोट्रिप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम हैं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, वो सभी यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो ये है डिओडिनम, और ये ऐसा जो जे शेप आपको दिख रहा है ये है जेजुनम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम और जेजुनम पार्ट जो है, यहाँ पर फूड का फॉर्म जो डाइजेशन है वो और कंप्लीट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन जो है वो होता है, जैसे कि हमने देखा ना कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड जब ये डिफरेंट ये है पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है, समझिए ये है ये पॉलीसेकेराइड। स्टार्च पॉलीसेकेराइड जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, डाइसेकेराइड में। ये है आपके डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से ये डाइसेकेराइड है, और डाइसेकेराइड और सिंपल फॉर्म में टूटेगा तब हम इसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। ये माल्टोज होते हैं डाइसेकेराइड। फिर मोनोसेकेराइड ये सिंपल फॉर्म है मोनोसेकेराइड, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, 1 एटम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन है स्टेप बाय स्टेप होता है। पॉलीसेकेराइड कहाँ पर था, स्टार्च का फॉर्म यहाँ पर था। जब ये स्टमक में आया तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का और कुछ फैट का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम और जेजुनम पार्ट में जब हमारा खाना आता है तब ये और सिंपल फॉर्म में डाइसेकेराइड और देन मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब खाना हमारा यहाँ तक आएगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है थर्ड, जिसको कि हम कहते हैं इलियम। इलियम
में आते आते एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ह्यूमन का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कहाँ पर होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लगाएंगे। अगर इलियम दिया है और कई पार्ट दिए हैं जैसे कि डिओडिनम है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है या स्टमक है, इलियम, ऐसे 4 ऑप्शन दिए तो हम इलियम को लगाएंगे। इलियम का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमने खाया वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट कहलाते हैं। जो प्रोटीन हम लेते हैं, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ये बने होते हैं। तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अमीनो एसिड में। और फैट किस में कन्वर्ट होना चाहिए? फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं तभी ये क्या कहलाते हैं? एंड प्रोडक्ट। यानी कि सबसे सिंपल पार्ट है, स्ट्रक्चर है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। इस वजह से ब्लड सेल इसको क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर होगा कंप्लीट इनका डाइजेशन? सिंपल फॉर्म में आएंगे इलियम में। और एक चीज़ कि इलियम जो है ये सबसे डाइजेशन तो कंप्लीट हो ही रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ और है कि इलियम का जो पोर्शन है उसके अंदर विलाई या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये जो हम इलियम यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो इंटरनल पार्ट है, मैं एक सिंपल ऐसा बना रही हूँ, तो इलियम की जो इनर लेयर है वो इस तरह से हाईली फोल्डेड होती है। ये स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं विलाई। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं विलाई। विलाई जो हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एब्सॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाते हैं। एब्सॉर्प्शन सरफेस मतलब यहाँ पे जो ये खाना आ रहा है जो कि कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। अब इस फूड मटेरियल में क्या है? इसमें है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, आर्जिनिन है, ड्रग्स हैं, वाटर है, एक्स्ट्रा बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ, और इसके अलावा इसमें हमारे न्यूट्रिशन भी है। आपका अमीनो एसिड के फॉर्म में है प्रोटीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, और आपका फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, कुछ मिनरल्स हैं। तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर होती हैं ये विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और इनको ये क्या करते हैं? इन जो न्यूट्रिशन है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट उसको ये यहाँ से डिफ्यूज़न के थ्रू, परासरण क्रिया के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये जो विलाई है ये इस तरह से फोल्डेड होती हैं, तो ये क्या करती हैं? सरफेस को बढ़ा रही हैं। अगर हम इतना सरफेस देखेंगे तो ये कम है, जबकि ये फोल्डेड इस तरह से अगर हम कर दें तो काफ़ी लंबा हो जाता है। वैसे भी हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई है ये होता है 6.25 मीटर, काफ़ी लंबा होता है, और उसके अंदर का स्ट्रक्चर और इतना लंबा है, फोल्डेड है, क्योंकि इसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तो जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड वहाँ पर उतने समय तक रहेगा और उतना ज़्यादा वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इलियम में आपको ये भी चीज़ याद रखना है, इलियम की इनर लेयर जो है हाईली फोल्डेड होती है, जिसको हम विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं, जो अवशोषण की सतह को बढ़ाता है, एब्सॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पे क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर जुड़ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये पोर्शन कहलाता है सीकम। सीकम किन में पाया जाता है? हर्बीवोर्स एनिमल में पाए जाते हैं। सीकम में सेल्यूलेज एंजाइम पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता। हमारे अंदर वो एंजाइम्स, वो प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एलिमेंट्री कैनल में नहीं पाए जाते जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सीकम जब बहुत हज़ारों साल पहले जब ह्यूमन भी क्या करता था? कच्चे चीज़ों को, प्लांट्स को, वो एनिमल को खाता था, उस समय उनका ये सीकम वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी बड़ा था।
लेकिन धीरे 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 इवोल्यूशनरी पीरियड में क्योंकि हमने क्या किया, आग का आविष्कार हो गया, भोजन को उबाल के भून के पका के खाने लगे, और खाने में भी हमारी चीज़ें क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह डेवलप हो गई तो ये भी फूड मटेरियल भी हमारे चेंज हो गए। तो इस वजह से हमारा जो सीकम है वो धीरे धीरे छोटा होता गया, और इसी का एक पार्ट है जो हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के रूप में देखते हैं। ये एक उंगली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पे कोई भी जूस नहीं सिक्रेट हो रहा है, यहाँ पे कोई डाइजेशन एब्सॉर्प्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हमारी बॉडी का वेस्ट पार्ट है। और अगर इसमें कुछ फूड पार्टिकल वगैरह अगर इकट्ठे हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आएगी, फिर उनमें दर्द होने लगेगा, और इस वजह से हमको इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से ऑपरेशन करके यहाँ से काट के निकालना पड़ता है। इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अगर ये यहीं पे फट जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर डैमेज हो गया तो हमारा पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा और पॉइजन हो जाएगा। तो इस वजह से इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन के द्वारा यहाँ से अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन करके उसको हटा दिया जाता है। तो ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद रखेंगे, अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, यहाँ पे कोई भी हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस नहीं होते हैं। इसके बाद ये यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहे हैं, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन इसकी लेंथ होती है लगभग 1 से लेके 1.5 मीटर लंबी होती है। तो लार्ज हमने अभी तक देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया और एब्सॉर्प्शन भी हो गया, तो बचा हुआ जो मटेरियल यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है, उसमें क्या है, सारा न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब हो गया विलाई के थ्रू, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचता है सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं, और उनमें कुछ दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह होती हैं, कुछ मिनरल्स होती हैं, और वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर। तो बॉडी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है कि जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से रिलीज हो जा रहा है उसको रोकना। तो ये क्या करता है कि ये वाला जो इसका पोर्शन है, असेंडिंग, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये कोलोन तक ये जब गुजरता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, तब ये कंप्लीट वाटर और कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स जो होती हैं बच जाती हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और सेमी सॉलिड के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट समझ में आया आपको, ये सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलोन और रेक्टम, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखेंगे, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, एलिमेंट्री कैनल, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, मतलब कहाँ पर बॉडी के ऑर्गन्स में कौन से एंजाइम हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो अभी हम नेक्स्ट आपको वही देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये हमने अभी तक देखा पूरा स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या सिक्रिएट करते हैं, कौन कौन से हैं, और डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, इनके कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनसे जो सिक्रीट होने वाला जो जूस है जिसमें कि एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हमारे फूड पार्टिकल्स में क्या काम करते हैं, उनको कैसे वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, माउथ में। मैंने पहले ही बताया कि डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में जो सलाइवा है, सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट हो रही है, ये किस पे काम करता है, स्टार्च पे। हमारे खाने में जो स्टार्च होता है सिर्फ उसी का डाइजेशन करेगा, और वो भी पके हुए स्टार्च का, स्पेशली याद रखेंगे। तो ये स्टार्च का डाइजेशन करता है टाइलिन एंजाइम, जो है टाइलिन पैरोटिड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। मैंने बताया सैलिवरी ग्लैंड में जो पैरोटिड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है सैलिवरी, उसमें से ये सिक्रीट होता है जिसे हम एमाइलेज भी कहते हैं, और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। क्योंकि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, उसको ये वन स्टेप क्या करता है, तोड़ देता है। किस में तोड़ेगा, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में, डाई से फिर मोनोसेकेराइड में।
तो डाइसैकेराइड में माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। फिर हम आते हैं, सेकंड पार्ट है डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पर हुआ बक्कल कैविटी में, उसके बाद वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पार्ट में किसका डाइजेशन हो रहा है। तो बक्कल कैविटी में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, और स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। कुछ एक बहुत ही मिनिमम जो क्वांटिटी में फैट का भी डाइजेशन होता है, लेकिन हम उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, किसका मेनली किसका डाइजेशन है? प्रोटीन का। तो जो स्टमक है, स्टमक में मैंने बताया था कि चीफ सेल है जो पेप्सिन रेनिन सिक्रेट करती हैं, ऑक्जेंटिक सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती हैं। तो ये जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, रेनिन प्रोरेनिन के फॉर्म में रहता है। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, और इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एक्टिव करता है, रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर ये जो जब ये एक्टिव हो गए एंजाइम हमारे, तब ये क्या करेंगे? प्रोटीन पर अपना काम करेंगे। तो प्रोटीन पर पेप्सिन जो है, इन प्रोटीन को, जो कि हमारे दालों में होता है, सब्जियों में होता है, तो इन प्रोटीन को ये प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। फिर मिल्क, क्योंकि बच्चे बड़े सभी जो हैं वो दूध लेते हैं, तो स्पेशली बच्चों में रेनिन जो है वो बच्चों में ही पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। ये छोटे बच्चों की बॉडी में ही सिक्रीट होता है। बड़ों में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, रेनिन का सिक्रेशन कम होते जाता है और बंद हो जाता है। इसीलिए ओल्ड एज में कहते हैं कि दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता इनको। तो उसका कारण यही है कि क्योंकि वहाँ पर रेनिन एंजाइम जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो केसिन, केसिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूध को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइट, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है, और ये ऐसे बैलेंस क्वांटिटी में है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइट कहते हैं। तो यहाँ पर जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, इसको केसिन कहते हैं, ये याद रखेंगे। मिल्क प्रोटीन है, तो केसिन को क्या करता है? रेनिन पैराकेसिन में पहले कन्वर्ट करेगा। पैराकेसिन में कैल्शियम आयन जब मिलता है हमारी ब्लड के थ्रू, तो कैल्शियम आयन पैराकेसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। मतलब जो दूध है, लिक्विड है, वो एक सेमी सॉलिड अर्ध ठोस दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और तभी वो हमारे स्टमक में रुक पाता है। लिक्विड होगा तो वो आगे जा कर के पास आउट हो जाएगा, वहाँ पर उसको रहना है 4-5 घंटे, तो ये सेमी सॉलिड कर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो दही वाला जो स्ट्रक्चर है, सेमी सॉलिड फॉर्म है, इसके ऊपर कैल्शियम पैराकेसिनेट के ऊपर पेप्सिन काम करेगा, और पेप्सिन इसको प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स एक स्टेप सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का, लेकिन अभी अमीनो एसिड में नहीं कन्वर्ट हुआ है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टमक में स्पेशली किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का, लेकिन कुछ एक क्वांटिटी में फैट जो है वो भी लाइपेस, गैस्ट्रिक लाइपेस एंजाइम कहते हैं, ये फैट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड, इसका जो है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म होता है। हम इसको घी के रूप में, ऑयल के रूप में जो लेते हैं, इन ये ट्राइग्लिसराइड से उसको सिंपल फॉर्म डाई में कन्वर्ट कर देता है, डाइग्लिसराइड के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टमक में स्पेशली किसका डाइजेशन हो रहा है? प्रोटीन का। अब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा था स्टमक में जो फूड मटेरियल है, जिसे हम काइम कहते हैं, क्योंकि ये सेमी डाइजेस्टेड है, पेस्ट के फॉर्म में है। अब ये और जब थोड़ा थोड़ा पाइलोरिक से होकर के किस में आ जाएगा? ये इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर डिओडिनम वाला पोर्शन है, जहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस आ रहे हैं, वो क्या करते हैं? फूड के मीडियम को एसिडिक से बेसिक करेंगे, और वहाँ पर प्रोटीन जो किस फॉर्म में था? प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, इस फॉर्म में जो पेप्टाइड्स, इस फॉर्म में जो प्रोटीन है, यहाँ पर आपको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये एंजाइम मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये फूड को क्या करेंगे? प्रोटीन को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पेप्टाइड्स
डाईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड और फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अमीनो एसिड जो है वो इनका एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड में। वैसे ही हम फैट को देखेंगे तो डाइग्लिसराइड फैट जो था वो अब मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा लाइपेज एंजाइम के थ्रू, और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? गन्ने का शुगर है। सुक्रोज को सुक्रेज, जहाँ पर ASE लगता है ये एंजाइम को शो करता है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंपल फॉर्म है मोनोसेक्राइड का, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है का ग्लूकोज, तो ये लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब लास्ट में हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया सिंपल फॉर्म, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया कि उसमें सिर्फ क्या होगा? एब्सॉर्प्शन होगा वाटर का और कुछ ड्रग्स एंड मिनरल्स का, तो डाइजेशन वहाँ पर नहीं होता। तो फिजियोलॉजी जो है डाइजेशन की कंप्लीट कहाँ पर हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड उसकी फिजियोलॉजी। ये आज आपका कंप्लीट होता है। आपका इसमें एक बच गया है विटामिन्स, क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।